हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपको अपनी इस वीडियो में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक शिक्षण के स्तर लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में सब बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से जल्दी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस टॉपिक को पढ़ के एक बड़े ही महत्वपूर्ण पोर्शन को आप जो है कवर करेंगे अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी, और अपने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे यूजीसी नेट और अन्य टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें जो हैं पूछी जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी जल्द से जल्द कर सकते हैं, है ना। और इस वीडियो को शेयर करिए अपने अन्य दोस्तों तक। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो के इस कंटेंट को। लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर। हमने टीचिंग का या शिक्षण का जो कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा, अभी तक हमने जो समझा, तो हमने ये जाना कि शिक्षण जो है एक कला है और एक विज्ञान भी है। कला इसलिए क्योंकि यह कौशलों को हमें सिखाती है, और विज्ञान इसलिए क्योंकि ये जो कौशल हैं वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होते हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो शिक्षण है वह व्यक्ति को उसके निचले स्तर से लेकर, निचले मानसिक स्तर से लेकर उच्चतम मानसिक स्तर तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। उसके व्यक्तित्व के प्रत्येक भाग को निचले स्तर से सबसे सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाने की प्रक्रिया है। शिक्षण का कुछ उद्देश्य होता है और यही वो उद्देश्य है। तो हमने ये समझा कि शिक्षण जो है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसके उद्देश्यों को हम विशेष पाठ्यक्रम द्वारा एक विशेष पाठ्य वस्तु को पढ़ाकर उसे उच्चतम स्तर तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अर्थात हम किसी भी पाठ्य वस्तु के माध्यम से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ये जो पाठ्य वस्तु होती है वो किस प्रकार की है। तो चूंकि शिक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसलिए हम पाठ्य वस्तु को बालक के विचारहीन स्तर से लेकर सर्वोच्च स्तर, जिसे हम विचारपूर्ण स्थिति कहते हैं, वहां तक पहुंचाने की प्रक्रिया के रूप में हम जानते हैं। ठीक है। तो इसी क्रम में हम शिक्षण को, जो कि एक विचारहीन से विचारपूर्ण प्रक्रिया तक पहुंचाने की प्रक्रिया, विचारहीन से लेकर विचारपूर्ण स्तर तक पहुंचाने की प्रक्रिया है, इसे हम 3 स्तरों में जो है करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। और ये जो 3 स्तर हैं एक सतत क्रम में चलते हैं। अर्थात प्रारंभ में विचारहीन प्रक्रियाएं, उसके बाद विचारों की मात्रा शिक्षण में थोड़ी बढ़ेगी, और जैसे जैसे हम ऊपरी स्तर पर पहुंचते जाएंगे शिक्षण हमारा उतना ही अधिक विचारपूर्ण होता जाएगा। ठीक है। तो चूंकि ये एक सीढ़ी के जैसा है, एक सीढ़ी के रूप में एक सतत क्रम में ऊपर की ओर जाने की प्रक्रिया है, इसलिए इसे हम 3 विभागों में विभाजित कर सकते हैं, जिन्हें हम शिक्षण के स्तर कहते हैं। ठीक है। तो आइए उन स्तरों का नाम हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्तर होता है वो होता है स्मृति स्तर। स्मृति स्तर, ठीक है। दूसरा जो उसके ठीक बाद का जो स्तर होता है वह होता है अवबोध स्तर, और सबसे सर्वोच्च और सबसे ऊपरी जो स्तर होता है वो होता है चिंतन स्तर। ठीक है। और हम इन तीनों ही स्तरों को एक सीढ़ी के जैसा मान सकते हैं। सबसे निचला पायदान, जो सबसे पहली सीढ़ी होती है, वो स्मृति स्तर का शिक्षण होता है। यानी शिक्षण की प्रक्रिया में जब भी हम इस प्रकार से शिक्षण करें कि विद्यार्थियों के मानसिक क्षमता का उपयोग कम हो, उनमें याद करने की, रटने की क्षमता का उपयोग करते हुए जब भी हम शिक्षण करते हैं तो ये स्मृति स्तर का शिक्षण कहा जाता है ना। और अवबोध स्तर इन शॉर्ट हम समझते हैं कि अवबोध स्तर जब भी हम किसी संप्रत्यय को समझाने के लिए
बालक के स्मृति स्तर का तो उपयोग करते ही हैं, उसके एक स्तर आगे बढ़कर उस कॉन्सेप्ट को, उस विषय वस्तु को बालक के मस्तिष्क में एक कॉन्सेप्ट के रूप में, एक संप्रत्यय के रूप में स्थापित करें तो यह अवबोध स्तर का शिक्षण कहा जाएगा। संप्रत्यय के रूप में जब भी कोई तथ्य विद्यार्थी के मस्तिष्क में स्थापित हो जाता है, उसके बाद वह उसी चीज़ को अपने शब्दों में व्यक्त करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, अब वह अपने अपने शब्दों में, अपनी बातों के रूप में वह किसी को बता सकता है, किताबी भाषा या रटी रटाई भाषा नहीं बोलता। ठीक है, उसके बाद जब हम इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो हम विद्यार्थियों को उसी विषय वस्तु को अगले लेवल पर लेके जाते हैं, अगले स्तर पर लेके जाते हैं, और वो होता है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर व्यक्ति के बौद्धिक विकास का सबसे सर्वोच्चतम स्तर होता है, जिसमें हम किसी विषय वस्तु को इस प्रकार से पढ़ाते हैं, उसका शिक्षण इस प्रकार से करते हैं कि विद्यार्थी उससे संबंधित किसी समस्या का समाधान स्वयं कर सकता है। ठीक है, यानी चिंतन स्तर वह सर्वोच्चतम स्तर का शिक्षण है जिसमें विद्यार्थी किसी विषय वस्तु जिसे उसने अपने पूर्व में पढ़ा है, पूर्व में उसने याद किया, उसको समझा, और समझने के बाद उसी विषय वस्तु का उपयोग करके किसी समस्या का समाधान करना जब सीख जाता है तो वह चिंतन स्तर का शिक्षण कहलाता है। तो आइए, ये हमने इन शॉर्ट समझा। अब इसको हम विस्तार से अगले कुछ इस वीडियो के पोर्शंस में एक एक करके पढ़ेंगे, और साथ ही जानेंगे कि इस स्तर के शिक्षण के लिए विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने कुछ प्रतिमान, कुछ मॉडल्स दिए हैं, जिनका उपयोग करके हम इन तीनों स्तरों के शिक्षण को कर सकते हैं। ठीक है, तो उन शिक्षण प्रतिमानों को भी हम यहाँ पर संक्षिप्त रूप में समझेंगे। तो वीडियो तक में अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है ना, जो कि आपके एजुकेशन से संबंधित लगभग सभी एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक इंक्लूड होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। जैसा कि हमने समझा कि ये जो तीनों स्तर हैं ये बिल्कुल अलग अलग नहीं हैं, ये तीनों स्तर जो हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम एक ही विषय वस्तु को इन तीन स्तरों का उपयोग करते हुए पढ़ा सकते हैं। पहले हम स्मृति स्तर का शिक्षण करते हैं, फिर उसी विषय वस्तु को विद्यार्थी को के मस्तिष्क में एक संप्रत्यय के रूप में या कॉन्सेप्ट के रूप में स्थापित करते हैं, और फिर अवबोध स्तर के बाद जो सबसे ऊपरी स्तर चिंतन स्तर है वह आता है, जिस पर विद्यार्थी किसी समस्या का समाधान करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों ही स्तर परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्मृति स्तर के शिक्षण के बारे में समझते हैं कि ये स्मृति स्तर का शिक्षण क्या होता है। तो स्मृति स्तर का शिक्षण, मेमोरी लेवल टीचिंग, तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको समझाया कि यह शिक्षण का जो स्तर है वो विचारहीनता का स्तर है। इसमें इस प्रकार से शिक्षण परिस्थितियां विकसित की जाती हैं कि विद्यार्थी विषय वस्तु में या कंटेंट जो हमारा है, जो भी हम पढ़ाना चाहते हैं, उसमें दिए गए तथ्यों को कंठस्थ करता है, याद करता है, रट कर याद करता है, और इस स्तर पर विद्यार्थी को याद करने और उसके प्रत्यास्मरण पर अधिक बल दिया जाता है। अर्थात विद्यार्थी याद करे और याद करने के बाद उसको जिस प्रकार से उसने याद किया है उसका प्रत्यास्मरण करके आपको बताएं दोबारा से उसी चीज़ को। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो सतही स्तर का शिक्षण है, आप कह सकते हैं सबसे निचले स्तर का शिक्षण है, जिसमें विद्यार्थियों को तथ्यों को याद करना सिखाया जाता है। जैसे हम विद्यार्थियों को पहाड़े गिनतियाँ याद करना सिखाते हैं, या फिर किसी ऐतिहासिक तथ्यों में किसी घटना के घटित होने का समय याद कराते हैं, उसमें शामिल उसकी जगह को याद कराते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो स्मृति स्तर के शिक्षण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब इस शिक्षण में हम अधिकतर संकेत अधिगम, जैसे कि आप देख सकते हैं संकेत अधिगम और श्रृंखला अधिगम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर अधिक बल देता है। ठीक है ना, हम इस प्रकार से विद्यार्थियों को हम याद कराने का प्रयास करते हैं जिसमें उद्दीपक और अनुक्रिया देखी जाए। ठीक है, इसमें
विद्यार्थी के अंडरस्टैंडिंग को, उसकी समझ को जांचने का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, ठीक है ना। हम सिर्फ और सिर्फ उसके याद किए गए तथ्यों की जांच हम करते हैं कि वो कितना विद्यार्थी याद कर लिया है, ठीक है। इसीलिए नाम ही इसका स्मृति स्तर का शिक्षण पड़ गया। स्मृति माने आपकी मस्तिष्क में उपस्थित वह क्षमता जिससे आप किसी तथ्यों को याद करने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। अब जो है आगे की चीज़ों को समझेंगे। आशा है आपको स्मृति स्तर समझ में आया होगा, ठीक है। ये जो स्तर है इसको हम सामान्य रूप से हर एक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोग करते हैं, परंतु हम देखेंगे जो बिल्कुल प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी होते हैं, जिन्होंने अभी अपनी औपचारिक कक्षाओं में बिल्कुल प्रवेश लिया है, उन्हें हम चीज़ों को, अक्षरों को याद करना सिखाते हैं, पहाड़े गिनतियाँ याद करना सिखाते हैं, है ना। तो ये शुरुआती औपचारिक कक्षाओं के जो शुरुआती औपचारिक कक्षाएं होती हैं उनमें स्मृति स्तर के शिक्षण का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो क्या हम वहीं पर रुक जाते हैं? नहीं, हम विद्यार्थियों को, भले ही वो प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं, हम शुरुआत में तो स्मृति स्तर का शिक्षण करते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के बीतने के साथ साथ हम उन्हें अवबोध और चिंतन स्तर तक ले जाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये तीनों ही स्तर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसमें से ये एक पहला स्तर है, ठीक है। तो स्मृति स्तर के शिक्षण पर कार्य करने के लिए हर्बर्ट ने एक अपना प्रतिमान दिया, एक मॉडल दिया, है ना, और बताया कि जब भी हमें स्मृति स्तर का शिक्षण करना होगा तो हम इस हर्बर्ट के स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान का उपयोग कर सकते हैं। प्रतिमान को अंग्रेजी में मॉडल कहते हैं। मॉडल क्या है? ऐसी योजना है ना, ऐसी पूर्व योजना है जिसके अनुसार हम शिक्षण की प्रक्रिया को कर सकते हैं। मॉडल यही कहलाता है ना, पूर्व में बनाया गया ऐसा प्लान, सिस्टमेटिक प्लान आप कह सकते हैं, जिसके अनुसार हम कक्षा में शिक्षण करेंगे। तो जब भी हमें स्मृति स्तर का शिक्षण करना होगा तो हम हर्बर्ट के इस स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान का उपयोग करेंगे, याद रखिएगा, जिसे हम हर्बर्ट का शिक्षण प्रतिमान भी कहते हैं। तो किसी भी शिक्षण प्रतिमान के कुछ घटक होते हैं, उन घटकों को हमें जानना जो है आवश्यक होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षा में कभी कभी पूछ भी देता है कि स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के कितने घटक होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रतिमान, यहाँ हर्बर्ट का है, लेकिन आप ऐसे कई शिक्षण प्रतिमान हैं अलग अलग उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। हर एक प्रतिमान का अपना उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य के लिए उस प्रतिमान का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर स्मृति स्तर के शिक्षण के लिए हर्बर्ट का शिक्षण प्रतिमान जो है यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है, और हर एक प्रतिमान के अपने कुछ घटक होते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रतिमान का जो सबसे पहला घटक होता है, उस घटक में जो होते हैं उसको बोलते हैं उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य। तो किसी भी प्रतिमान का जो सबसे पहला घटक है, सबसे पहला पार्ट, वो उद्देश्य होता है, जिसको हम फोकस भी कहते हैं, ठीक है। तो किसी प्रतिमान में सबसे पहला चीज फोकस, हमें उद्देश्यों के बारे में बताया जाएगा कि इस प्रतिमान का उद्देश्य क्या है। दूसरा जो होता है, दूसरा जो घटक है वो है संरचना, ठीक है ना, संरचना या सिंटैक्स। समझ में आ रहा है? सिंटैक्स में ये बताया जाएगा कि उस प्रतिमान में किस तरीके से क्रियाविधि चलेगी, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा घटक है, तीसरा भाग है, वो है हमारा सामाजिक प्रणाली, ठीक है ना, सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम, है ना, सोशल सिस्टम, ठीक है। इसमें हमें ये सामाजिक प्रणाली में ये बताया जाता है कि उस शिक्षण प्रतिमान में शिक्षक छात्र किस प्रकार की अंतःक्रिया, किस प्रकार का इंटरेक्शन करेंगे, किस तरह से इंटरेक्शन करेंगे। और जो चौथा सबसे अंतिम जो घटक होता है वो होता है मूल्यांकन प्रणाली, है ना, मूल्यांकन प्रणाली, इवैल्यूएशन सिस्टम, ठीक है ना, इवैल्यूएशन सिस्टम। तो अब ये किसी भी प्रतिमान के ये 4 घटक होते हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, है ना। शिक्षण प्रतिमानों के बारे में आपसे परीक्षाओं में पूछता रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी शिक्षण प्रतिमान का। मूल्यांकन प्रणाली में क्या चीज़ें दी जाती हैं, जो हमने शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए थे यहाँ पर, ठीक है, जो शिक्षण के उद्देश्य हमने किसी प्रतिमान में निर्धारित किए थे, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए
किस प्रकार से विद्यार्थियों की जांच की जाएगी, किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाएगा, वो किन किन प्रश्नों का उपयोग किया जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर जो है इस मूल्यांकन प्रणाली में या इवैल्यूएशन सिस्टम में बताया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम हार्वर्ड के शिक्षण प्रतिमान पर चलते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले हार्वर्ड का शिक्षण प्रतिमान जो होता है उसके उद्देश्य में क्या है। सबसे पहला जो उद्देश्य है हार्वर्ड के शिक्षण प्रतिमान का, वो है मानसिक प्रशिक्षण। विद्यार्थियों को मानसिक प्रशिक्षण जो प्रदान करना होता है, वही सबसे पहला उद्देश्य है। दूसरा, तथ्यों का ज्ञान। जो तथ्य हमें विद्यार्थियों को याद कराना है, उसका पहले ज्ञान कराएंगे। उसके बाद तथ्य स्मरण, उस तथ्यों को याद करना। और प्रत्यास्मरण का मतलब दोबारा से आवश्यकता पड़ने पर उस तथ्यों को अपने मस्तिष्क में रिकॉल करना। ठीक है ना, रिकॉल करना, दोबारा से याद कर लेना। और प्रस्तुति, ये हमारे उद्देश्य है ना। मानसिक प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को याद करने का ढंग सिखाना, तथ्यों का ज्ञान कराना और उन्हें याद करना। याद करने के बाद प्रत्यास्मरण करके दोबारा प्रस्तुति करना, ये जो है हार्वर्ड के प्रतिमान का उद्देश्य है। उसके बाद संरचना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, हार्वर्ड ने अपने शिक्षण प्रतिमान की संरचना में 5 चरण जो है बताए हैं। इसे हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली का नाम जब भी आएगा तो हम इन 5 चरणों को एक निश्चित क्रम में जो है प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली भी आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा है, उसका ये स्टेप है। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है प्रस्तावना, वो तैयारी करना। हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रस्तावना देते हैं और शिक्षण की तैयारी करते हैं। ठीक है, उसके बाद तैयारी का मतलब जो जो कंटेंट की ज़रूरत होगी, जिस शिक्षण सामग्रियों की ज़रूरत होगी, ये सब चीज़ें पहले ही हम इकट्ठा कर लेंगे, पूरा प्लान बना लेंगे, या कह सकते हैं कि लेसन प्लान हम बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन करते हैं। कक्षा के अंदर उसका क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन। जैसे ही हमने प्रेजेंटेशन किया है ना, तो उसमें जो भी घटक आएंगे उन घटकों में विभिन्न प्रकार से तुलना करके और उनमें अंतर समझाएंगे और दोनों में संबंध स्थापित करेंगे, है ना। यानी विषय वस्तु में जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं अपने लेसन प्लान में, उसमें तुलना और संबंध स्थापित करने का काम करेंगे। उसके बाद तुलना संबंध स्थापित करने के बाद जो चौथा स्टेप आता है हमारा, वो है निष्कर्ष व सामान्यीकरण। जनरलाइजेशन करते हैं, निष्कर्षों को सामान्य परिस्थितियों में किस प्रकार से लागू किया जाएगा, ये हम विद्यार्थियों को बताते हैं, जिसे हम सामान्यीकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उस निष्कर्ष को प्रयोग करना और साथ ही साथ उसका बार बार जो है अभ्यास करना, यानी अनुप्रयोग हम उसको विद्यार्थियों का सिखाते हैं सबसे अंतिम स्टेप में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सामान्य रूप से ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में जो भी हम बीएड या बीटीसी करते हैं, उसमें जो भी हम लेसन प्लान बनाते हैं वो इसी हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली पर आधारित होता है। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रही संरचना, ये चारों जो 5 स्टेप हैं, इन 5 स्टेप को एक निश्चित क्रम में आपको याद रखना है और ये उसी का एक निश्चित क्रम है, इसको हम ऊपर अथवा नीचे नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप फिर से देख लेते हैं, प्रस्तावना तैयारी, प्रिपरेशन। दूसरा, प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन। तीसरा स्टेप जो है तुलना व संबंध, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। एंड जो चौथा स्टेप है वो निष्कर्ष व सामान्यीकरण अर्थात जनरलाइजेशन जिसको हम कहते हैं। और जो लास्ट 5वां स्टेप है वो है एप्लीकेशन, प्रयोग तथा अभ्यास। ठीक है, और इस 5 चरणों को फॉलो करते हुए हम किसी भी शिक्षण प्रक्रिया को स्मृति स्तर का बना सकते हैं। उसके बाद सामाजिक प्रणाली की बात करेंगे कि कक्षा में इस मॉडल का उपयोग करते हुए शिक्षक और छात्र किस प्रकार से अंतःक्रिया करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सामाजिक प्रणाली जो होगी वह, उसमें शिक्षक सबसे जो है अधिक सक्रिय होगा। ठीक है, शिक्षक का सक्रियता स्तर सबसे अधिक होगा और छात्र की सक्रियता कम होगी और छात्र का स्थान गौण होता है, वो केवल याद करने और रटने पर बल देता है, बाकी शिक्षक की सक्रियता कक्षा में सबसे अधिक होती है। ठीक है, मूल्यांकन प्रणाली कैसी होगी, तो मूल्यांकन हम जो है लिखित और अलिखित परीक्षणों द्वारा कर सकते हैं, है ना। उसके बाद रटने की क्षमता की जांच, अर्थात कुछ प्रश्नों को पूछ सकते हैं और उनमें रटने की क्षमता का जांच कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का उपयोग कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले जो प्रश्न हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान का परीक्षण हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हम ऐसे परीक्षणों का उपयोग कर सकते हैं जिससे उन्हें तथ्यों को दोबारा याद करके बताने की बात आ जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे भारत कब आज़ाद हुआ था, तो ये तथ्य है,
है ना, 15 अगस्त 1947 को। हम ये पूछ सकते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम था, तो ये भी क्या है, याद करने वाली बात है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह के प्रश्नों को हम पूछ सकते हैं जिससे मूल्यांकन स्मृति स्तर का हो जाएगा। तो ये रहा हमारा हार्वर्ड का शिक्षण प्रतिमान। हमने इस प्रतिमान को भी यहाँ पर कवर कर लिया। ठीक है, अब आगे जो है बढ़ेंगे और अगले स्तर के शिक्षण के बारे में समझेंगे जो कि अवबोध स्तर का शिक्षण कहलाता है। आशा है आपको स्मृति स्तर के शिक्षण के बारे में चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अवबोध स्तर का शिक्षण, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पूर्व में अभी कुछ देर पहले आपको समझाया कि अवबोध स्तर का शिक्षण क्या होता है। तो अवबोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के सामने विषय वस्तु को, पाठ्य वस्तु को इस तरह से प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, जिससे कि छात्रों को उस कंटेंट, उस विषय वस्तु को समझने के लिए अधिक से अधिक अवसर मिल सके। समझने का मतलब तथ्यों को सिर्फ याद करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तथ्यों को याद करने के साथ साथ उसका एक मानसिक चित्रण करना, अपने मस्तिष्क में इस प्रकार से एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेना, एक ऐसा मानसिक चित्रण कर लेना जिससे वह उस विषय वस्तु को अपने शब्दों में बोलने, लिखने और एक्सप्लेन करने के योग्य हो जाए। ठीक है, उसके अंदर उस कॉन्सेप्ट से संबंधित आवश्यक सूझबूझ जो है पैदा हो जाए। समझ में आ रहा है, अंतर करना, तुलना करना, है ना, और उनमें जो है उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना इत्यादि की क्षमताएं उसके अंदर आ जाएं, तो यह जो है अवबोध स्तर का शिक्षण कहलाता है। ठीक है, ये जो है ये उद्देश्य केंद्रित होता है ना, उद्देश्य केंद्रित और साथ ही साथ सूझ युक्त स्तर का जो है वो शिक्षण होता है। व्यक्ति के अंदर एक आवश्यक सूझ, इंसाइट पैदा हो जाती है। ठीक है, सूझ का मतलब किसी भी चीज़ के संबंध में मानसिक रूप से विचार करने की क्षमता, उस पर सही अथवा गलत के निर्णय लेने की क्षमता जो है, उचित अनुचित के निर्णय लेने की क्षमता जो है आ जाती है। ठीक है, ये आवश्यक सूझ जो है उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इस स्तर के शिक्षण में जो है छात्र और शिक्षक दोनों ही सक्रिय होते हैं, क्योंकि छात्र विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करता है और विद्यार्थी जो है उस विषय वस्तु को याद करके और स्वयं कॉन्सेप्ट बनाने में जो है लगे रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस स्तर के शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। मॉरिस एल बिग्गी ने अवबोध स्तर के प्रयोग के निम्न कुछ पक्षों को जो है स्पष्ट किया है। वे पक्ष जो हैं कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। तो अवबोध स्तर के शिक्षण के कुछ पक्ष जो कि मॉरिस एल बिग्गी ने दिए, वो उसमें से पहला है विभिन्न तथ्यों में संबंध देखना। जो भी हम तथ्य पढ़ रहे हैं उन तथ्यों के बीच क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को समझना और किस तरीके से उसका संचालन करना है, किस तरीके से उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना है, वो चीज़ें हम यहाँ पर दूसरे स्टेप में समझते हैं। ठीक है, तथ्यों के संचालन के रूप में देखना, तथ्यों के संबंध और संचालन दोनों को समन्वित करना। ठीक है, तथ्यों का संबंध क्या है और उसको किस तरीके से संचालित करेंगे, किस तरीके से उपयोग करेंगे, दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन जो है स्टेब्लिश करना यहाँ पर तीसरा पक्ष यहाँ पर अवबोध स्तर का हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इस लेवल का नाम ही है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझने वाला स्तर, अवबोध स्तर। ठीक है, चलिए, तो आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इस पर आधारित एक शिक्षण प्रतिमान की चर्चा यहाँ पर करेंगे जो कि एच.सी. मॉरिसन द्वारा जो है वो दिया गया था। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ समझ लीजिए कि अवबोध स्तर का शिक्षण हम तभी कर सकते हैं कि जबकि स्मृति स्तर का शिक्षण इससे पहले हो चुका हो। ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यदि किसी विषय वस्तु के संबंध में हम स्मृति स्तर का शिक्षण कर चुके हों, अर्थात उसके अंदर आने वाले तथ्यों को विद्यार्थियों को याद कराया जा चुका हो, तब उसके बाद हम उसको समझने वाले स्तर पर पहुंचेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम किसी विद्यार्थी को कविता पाठ कराते हैं, किसी रचयिता, किसी लेखक या किसी रचनाकार की कविताओं को
हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आने वाले जितने शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ याद करना, उन शब्दों को याद करना, ठीक है, उस कविता की कुछ पंक्तियों को याद करना स्मृति स्तर का शिक्षण हो जाएगा। लेकिन उन पंक्तियों के भावार्थ को समझना, ठीक है, किस परिप्रेक्ष्य में वो कविता लिखी गई है, क्यों लिखी गई है, इन सब चीज़ों को समझना जो है वह, और उससे हमें क्या सीख मिलती है, ये जो है अवबोध स्तर पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि अवबोध स्तर के शिक्षण में स्मृति स्तर का शिक्षण जो है वो उसी के बाद ही ये स्तर आ सकता है। ठीक, तो अब एच.सी. मॉरिसन जो के द्वारा जो अवबोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान जो प्रतिपादित किया गया है वो क्या है, जिसे हम मॉरिसन का शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस नाम को भी और इस प्रतिमान को भी। तो आइए उन्हीं 4 घटकों की चर्चा करते हैं कि इसमें कौन कौन सी किस तरीके से हम स्मृति अवबोध स्तर का शिक्षण कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है प्रत्यय का स्वामित्व प्राप्त करना। जिस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ा रहे हैं उस पर मास्टरी जो है पाना सबसे पहला उद्देश्य है। ठीक है, किसी भी तरीके से हम मास्टरी अगर विद्यार्थियों को उस टॉपिक से संबंधित हर एक पहलू को समझाने का जब प्रयास करते हैं तो वो एच.सी. मॉरिसन के शिक्षण प्रतिमान में आता है। ठीक है, तो उद्देश्य क्या हो गया, प्रत्यय का, कॉन्सेप्ट का स्वामित्व अर्थात मास्टरी जो है प्राप्त करना। संरचना क्या होगी, यानी सिंटेक्स हमारा क्या होगा, किस तरीके से इस उद्देश्य को हम प्राप्त करेंगे, वो यहाँ 5 स्टेप्स में जो है बताया गया है। याद करने वाली बात है, इसको भी आपको याद करना है। तो मॉरिसन के जो 5 चरण हैं वो क्या है, सबसे पहला जो स्टेप है अन्वेषण करना, एक्सप्लोरेशन। ठीक है, अर्थात हम विषय वस्तु का अन्वेषण करेंगे, गूढ़ ज्ञान को, अंदर के गहन तथ्यों को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, उसका अन्वेषण करेंगे। एक्सप्लोर करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुतिकरण, यानी उस विषय वस्तु को फिर प्रस्तुत करेंगे अन्वेषण के बाद जो चीज़ें हमें मिली हैं उसके साथ। ठीक है, जैसे कविता के अंदर जो गहन शब्द हैं, जो छंदरस अलंकार हैं इत्यादि को विश्लेषण करके अलग अलग जो है अंतर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आत्मीकरण, एसिमिलेशन करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, व्यवहारिक रूप में उपयोग करना, अपने व्यक्तित्व में शामिल करने का प्रयास करेंगे, जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, आत्मीकरण कहते हैं। अपने पूर्व ज्ञान में उसको जोड़ेंगे यथावत, है ना। उसके बाद उसको निश्चित क्रम में व्यवस्थित करेंगे, जो तथ्य हमने अभी आत्मसात किया, आत्मीकरण किया, है ना, एसिमिलेट किया, उसको अपने पूर्व ज्ञान में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद रेसिटेशन, उसके बाद अभिव्यक्तिकरण करें, फिर उसको बाद क्या करेंगे, अपने व्यवहार में उपयोग करना, अभिव्यक्त करना जो है वो सीखेंगे। ठीक है, तो ये 5 स्टेप हैं, एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेसिटेशन। ठीक है, अब बात करेंगे सोशल सिस्टम की। तो जैसा कि हम शुरू में मैंने बताया कि ये जो है इसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही समान रूप से सक्रिय रहते हैं, परंतु शिक्षक जो है वांछित व्यवहार का नियंत्रक होता है। वह नियंत्रण करता है कि जो वांछित व्यवहार हो वही हमें प्राप्त हो, है ना। उसके बाद विचारों का प्रस्तुतिकरण दोनों ओर से होता है, शिक्षक द्वारा भी और विद्यार्थियों द्वारा भी। ठीक है, और विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा जागृत करने के लिए भिन्न भिन्न क्रियाओं का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है ना, जिससे कि वह विद्यार्थी किसी विषय वस्तु को समझने में तत्पर रहें। ठीक, तो ये है सामाजिक प्रणाली। बात करेंगे अगले स्टेप की। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और यहाँ पर कि पहले जो 2 स्टेप्स हैं उसमें पहले 2 स्टेप्स व अंतिम 3, पहले 2 स्टेप्स में शिक्षक जो है सक्रिय रहता है और अंतिम 3 स्टेप्स में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। जैसे अन्वेषण और प्रस्तुतिकरण में शिक्षक सबसे अधिक सक्रिय होगा। समझ में आ रहा है, शिक्षक इसलिए क्योंकि कंटेंट का जो का एक्सप्लोरेशन है वो शिक्षक ही करेगा और प्रेजेंट भी शिक्षक ही करता है। तो इन 2 स्टेप्स में पूर्ण रूप से शिक्षक एक्टिव रहता है। लेकिन अगले जो 3 स्टेप हैं जिसमें आत्मीकरण, व्यवस्था और अभिव्यक्तिकरण है, ये विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसमें विद्यार्थी अधिक सक्रिय रहते हैं। परंतु इन तीनों स्टेप्स में एक सहायक के रूप में शिक्षक भी सक्रिय होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से इन 5 स्टेप्स में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही
कुछ न कुछ मात्रा में सक्रिय रहते हैं। अब मूल्यांकन किस तरीके से किया जाएगा, तो अवबोध का मूल्यांकन करना है, उनकी समझ का मूल्यांकन करना है, तो और उन्होंने कंटेंट पर कितना मास्टरी है, स्वामित्व कितना प्राप्त किया है, उसका मूल्यांकन करना है। तो ऐसी स्थिति में हम विभिन्न प्रकार के निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उपयोग करते हुए लिखित अथवा मौखिक दोनों ही रूप से हम मूल्यांकन कर सकते हैं, है ना। अपने विचारों को प्रस्तुतिकरण का, उनके विचारों को प्रस्तुत करने वाले परीक्षणों का जो है उपयोग कर सकते हैं, है ना। और ऐसे प्रश्नों का भी उपयोग कर सकते हैं जो कि फैक्चुअल भी हों, जिससे उनकी मेमोरी लेवल की जांच हो जाए, और विवरणात्मक प्रकार के प्रश्नों का भी उपयोग कर सकते हैं जिससे उनकी समझ की जांच की जा सके। ठीक है, बात समझ में आ गया। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में प्रत्यास्मरण, प्रत्याविज्ञान और लघु विधियों का भी उपयोग किया जाता है। प्रत्ययों के स्पष्टीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। जो भी कंटेंट हमने पढ़ाया उसका स्पष्टीकरण विद्यार्थियों से पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आया, जिससे उनके कॉन्सेप्ट मेकिंग, उनके अंडरस्टैंडिंग का जो है लेवल का जो है पता लग सके। ठीक है, तो आशा है आपको अवबोध स्तर के शिक्षण के बारे में चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके एक लेवल ऊपर और चिंतन स्तर का शिक्षण कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। ठीक, तो चलिए अब हम अगले लेवल पे पहुंचते हैं, उच्चतम लेवल, सबसे हायर लेवल, चिंतन स्तर का शिक्षण, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में हमने इन शॉर्ट आपको शुरू में ही बता दिया कि जब भी इस तरह से हम शिक्षण करें कि विद्यार्थियों की विचार करने की क्षमता, उनके चिंतन करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, उनकी सृजनात्मकता में वृद्धि हो, तब हम इसे चिंतन स्तर का शिक्षण कहते हैं। ये सबसे उच्च स्तर का और विचारवान शिक्षण है। इसमें वैचारिक क्षमताओं की परख जो है विद्यार्थियों की होती है। शिक्षक इस लेवल तक विद्यार्थियों को ले जाता है। साधारणतः जो है इस आप देखेंगे कि इस स्तर का शिक्षण जो है प्राथमिक कक्षाओं में कम किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम उच्च स्तर की कक्षाओं में बढ़ते जाते हैं, विद्यार्थियों को चिंतन स्तर पर ले जाने का प्रयास किया जाता है विद्यार्थियों द्वारा। लेकिन आप ज़रा सोचिए, आजकल जो हमारा जो शिक्षा का जो वातावरण है, क्या वाकई ऐसा लोग करते हैं? क्या वाकई सभी शिक्षक, हर शिक्षक जो है इस स्तर का शिक्षण कर पाता है, करने का प्रयास करता है क्या, है ना। मैं इस पर आपको विचार करने के लिए छोड़ देता हूँ, आप इस पर विचार करिए। आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, तो आप क्या विद्यार्थियों को चिंतन स्तर तक के शिक्षण तक ले जाएंगे? यह आपका नैतिक मूल्य है, नैतिक दायित्व और कर्तव्य है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि शिक्षक इस स्तर पर शिक्षक छात्रों में क्या करने का प्रयास करता है। चिंतन, तर्क और कल्पना शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है, जिसके बाद छात्र इन उपागमों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अर्थात चिंतन स्तर का जो शिक्षण होता है वो समस्या समाधान युक्त होता है। इस प्रकार से शिक्षण किया जाता है कि विद्यार्थी सीखे गए तथ्यों के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करने योग्य बन जाएं। ठीक है, और स्वयं अपनी समस्या का समाधान कर सकें। ठीक है, इस तरह के शिक्षण में स्मृति और अवबोध स्तर दोनों ही सम्मिलित होता है। अर्थात हम चिंतन स्तर का शिक्षण तभी कर सकते हैं जब उस विषय वस्तु को स्मृति स्तर पे भी पढ़ाया जा चुका हो, अवबोध स्तर पे भी पढ़ाया जा चुका हो, उसके बाद उसी विषय वस्तु को हम चिंतन स्तर तक ले जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। चिंतन स्तर का शिक्षण जो है वो समस्या केंद्रित होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इस तरह के शिक्षण में विद्यार्थियों के सामने एक ज्वलंत तात्कालिक समस्या जो है प्रस्तुत की जाती है और छात्र सक्रिय रूप से अभिप्रेरित होकर, मोटिवेट होकर स्वयं उस समस्या को समाधान करने के लिए चिंतन करना प्रारंभ करते हैं। और इस चिंतन के द्वारा, सृजनात्मक चिंतन के द्वारा, अपने तार्किक चिंतन द्वारा, अपनी कल्पना शक्ति के उपयोग से उस समस्या का समाधान विधिवत ढंग से करते हैं। ठीक है, तो यह चिंतन स्तर का शिक्षण हो जाएगा। तो सक्रियता इसमें विद्यार्थी की सबसे अधिक होती है। शिक्षक का स्थान एक सहायक रूप में, गौण रूप में होता है। ठीक है ना। इसमें चिंतन जो है आलोचनात्मक रूप से
आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाला जो है मौलिक चिंतन होता है। किसी की कमियों को, उसके गुण दोषों को पहचानना, है ना, और मौलिक रूप से सोचना, मौलिक रूप से चिंतन करके सृजनात्मक क्षमताओं को विकसित करना। बात समझ में आ गया। अब भाई समस्या का समाधान विद्यार्थी को करना है, तो विद्यार्थी इस स्तर के शिक्षण में सबसे अधिक सक्रिय होता है। आगे हम उसकी बात करेंगे। तो अब जैसा कि बाकी दो स्तर के शिक्षणों में हमने देखा कि हर्बर्ट और एच.सी. मॉरिसन ने अपने अपने प्रतिमान जो हैं दिए हैं, तो वहीं पर यहाँ पर एक मॉडल, एक प्रतिमान मॉरिस पी हंट ने भी दिया चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए, और जिसे हम हंट का शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। तो आइए हंट के शिक्षण प्रतिमान को हम यहाँ पर देख लेते हैं। नाम जरूर याद रखिएगा, और इस लेवल के इस टीचिंग लेवल के का नाम दोनों को रिलेट करके आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चिंतन स्तर के शिक्षण में मॉरिस पी हंट ने अपना प्रतिमान दिया, जिसे हंट का शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। इसका क्या प्रारूप है, क्या रूप है, वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है कि छात्रों में मौलिक व स्वतंत्र चिंतन का विकास करना। विद्यार्थियों के अंदर मौलिक चिंतन कर सकें वो। किसी मौलिक चिंतन का मतलब ऐसा चिंतन जो विद्यार्थी स्वयं अपनी समझ के आधार पर कर रहा है, किसी अन्य व्यक्ति की नकल नहीं कर रहा, ठीक है। समस्या समाधान हेतु आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना। विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना भी उद्देश्य यहाँ पर है। अब बात करेंगे संरचना की। तो संरचना कैसी होगी? तो सबसे पहली चीज समस्या की परिस्थिति उत्पन्न करना, ठीक है। कक्ष में जब भी हम चिंतन स्तर का शिक्षण करते हैं तो एक समस्या की परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। अब समस्या की स्थिति जैसे उत्पन्न होती है, विद्यार्थी उस समस्या के संबंध में परिकल्पनाएं या उपकल्पनाएं जो है बनाते हैं, है ना, यानी कि अस्थायी समाधान, उस समस्या का अस्थायी समाधान को ही हम उपकल्पना कहते हैं। अब उस सभी उपकल्पनाओं, कई उपकल्पनाएं हो सकती हैं, उनमें से कोई एक ही सत्य होगा। तो यहाँ पर उपकल्पनाओं की पुष्टि हेतु सूझ और चिंतन और मनन का उपयोग करते हैं। उस हर एक उपकल्पना पर विचार करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, और उसकी सत्यता की जांच करने का प्रयास भिन्न भिन्न तथ्यों, भिन्न भिन्न चिंतन प्रक्रियाओं के आधार पर हर एक उपकल्पना की जांच करते हैं। उनमें से जो उपकल्पनाएं असत्य होती हैं उसको निरस्त करते हुए सत्य उपकल्पनाओं को स्वीकार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो उपकल्पना सत्य होती है उसका परीक्षण किया जाएगा, और उसके बाद पूर्व में प्राप्त समस्या का समाधान कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक अनुसंधान की भांति यह प्रतिमान है, जैसे अनुसंधान के किसी भी रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं, कुछ वैसे ही स्टेप यहाँ पर आपके सामने हैं, ठीक है। समस्या के संबंध में उपकल्पना के समाधान के लिए उपकल्पना पर विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, फिर उस उपकल्पना का सत्य उपकल्पना का परीक्षण करना, परीक्षण के बाद सही उपकल्पना के रूप में समस्या का समाधान प्राप्त करना, ठीक है। तो ये हमारा चिंतन स्तर का शिक्षण हो जाता है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल फैक्चुअल, बिल्कुल ऐसे कंटेंट ये हैं जो कि आपको सीधे ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, आप बिना घबराए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए आगे की बात करते हैं। सामाजिक प्रणाली कैसी होगी? तो ध्यान दीजिएगा, सामाजिक प्रणाली कक्षा के अंदर जो इंटरेक्शन होगा विद्यार्थी और शिक्षक के बीच का, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से खुला और स्वतंत्र होगा, जिसमें विद्यार्थी किसी भी बाधा का अनुभव न करें। वह स्वतंत्र रूप से मौलिक चिंतन करने के लिए स्वतंत्र हों, स्वप्रेरित हों, स्वाभिप्रेरित हों, है ना, और पूर्ण रूप से सक्रिय हों। इसमें समाजीकरण का दृढ़ आधार होना चाहिए, यानी विद्यार्थियों में परस्पर सहयोग की भावना, एक दूसरे से बातचीत करते हुए चिंतन करने की भावना, यानी इसी को हम समाजीकरण का दृढ़ आधार जो कहते हैं, सहयोग की भावना यहाँ पर होती है, ठीक है। और सामाजिक संवेदनशीलता और सहानुभूति का वातावरण कक्षा के अंदर होगा, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से बात कर सकें, है ना, एक समूह के रूप में काम कर सकें और मौलिक चिंतन को कर सकें, ठीक है। इस तरह की कक्षागत वातावरण का निर्माण यहाँ पर सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत करना है। उसके बाद मूल्यांकन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो हमें विद्यार्थियों के मौलिक चिंतन करने की क्षमता की जांच करनी है,
तो मूल रूप से इसमें निबंधात्मक प्रश्नों के रूप में मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ अभिवृत्ति, समस्या समाधान और सृजनात्मकता आदि से संबंधित जो परीक्षण होते हैं वो परीक्षण इसकी मूल्यांकन प्रणाली में किए जाते हैं, ठीक है ना। तो निबंधात्मक परीक्षण जब भी किया जाएगा तो विद्यार्थियों के जो मौलिक चिंतन का स्तर है वो हमें समझ में आता है, ठीक है ना, समझे। तो जो हम BA MA इत्यादि में और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, वो मूल रूप से आपके चिंतन स्तर की जांच करने के लिए जो है बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा हमारे आज के इस वीडियो में आने वाले सभी कंटेंट, ठीक है। सभी चीज़ें मैंने आपको आज यहाँ पर बताई है। और ये जो शिक्षण के स्तर हैं, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। यदि आप सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन हम एक टीचर हैं और आगे टीचर बनने वाले हैं, तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि न केवल इन तथ्यों को हम पढ़ें, बल्कि इन तथ्यों को अपने जीवन में आत्मसात करें, अपने व्यक्तित्व का अंग बनाएं और विद्यार्थियों को उस स्तर तक ले जाएं जिस स्तर तक जाने के भी भागीदार हैं, और हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए सक्रिय योगदान वो दे सकें। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप एक शिक्षक के व्यक्तित्व को अपनाएं, अपनी जिम्मेदारी की भावना को समझें कि आप एक शिक्षक के रूप में इस समाज में आपका स्थान क्या है, ठीक है। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।